हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है कि इतना और इतना का में 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो इन दोनों को गुना कीजिए, तो 9 इंटू एक्स बराबर इन दोनों मिडिल वाले को गुना कीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आउटर आउटर बराबर होगा मिडिल इंटू मिडिल, ठीक है। तो इंटू बार, देखिए ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि गुना में है, भाग में चला जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 चौका 12। तो एक्स का मान कितना निकल गया? 16, ठीक। इसी प्रकार आप इसमें देखिए, 28 को वाई से गुना करेंगे, फिर 42 को 42 से, फिर काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 छक 42, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 21 दूनी 42। तो यहाँ से y का मान निकल गया कितना? 63, ठीक है। अब देखिए, निकालना है 2x प्लस वाई। तो y का मान 63 और x का मान कितना आया था? 16। तो देखिए 2 गुने 16 प्लस 63, तो 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 5 6 3 9, 95, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर। देखिए, यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा a के पावर x बराबर b के पावर y, ठीक है, बराबर है c के पावर z, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो a के पावर x बराबर b के पावर y, ठीक है, या फिर a बराबर क्या होगा? b के पावर y बाई एक्स, ठीक है। समीकरण मान लीजिए एक। उसके बाद देखिए, c के पावर जो है z, c के पावर b के पावर y बराबर c के पावर z है, ठीक। तो यहाँ पे c बराबर क्या होगा? b के पावर y बाई z, ठीक है। क्या होगा? तो b के पावर y बाई z, समीकरण 2, ठीक है। और चूँकि बी स्क्वायर बराबर क्या है? बी स्क्वायर बराबर है ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए सी। अब यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान क्या है? बी के पावर वाई बाई एक्स, तो बी के पावर वाई बाई एक्स। सी का मान देखिए, सी का मान है बी के पावर वाई बाई जेड, तो बी के पावर वाई बाई जेड, ठीक है। अब देखिए, बेस सेम है तो पावर तो जुट जाएगा, यानी बी के पावर क्या होगा? तो वाई बी के पावर हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब बट्टा में जो हो जाएगा आपको, तो देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा वाई बाई, यहाँ पे वाई बाई एक्स और बी बाई जेड, बी बाई जो है बी बाई जेड, बी के पावर वाई बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको नीचे में जेड एक्स बी के पावर। तो यहाँ से देखिए, ये बी और बी आधार सेम है, तो सीधा 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई बाई जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है वाई कॉमन, तो जेड प्लस एक्स बराबर होगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2zx क्या होगा? 2zx, यानी वाई का मान यहाँ से निकल जाएगा 2zx बाई जेड प्लस एक्स, ठीक है। 2zx बाई जेड प्लस एक्स, यानी इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता, तो 5 मिनट में कितना होगा? 5 गुने 6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और यहाँ पे जो है रेडियस कितना है? 14। तो क्या होता है? क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, 14 इंटू 14, ठीक है। अब देखिए, ये कट जाएगा आपको 60 मरतबे 7 दूनी 14, 2 से 30 दूनी 60, 2 सत्ते 14, 2 से 15, ठीक है। यानी ये होगा 154 बट्टा में 154, और यहाँ पे देखिए 6, इस ये आपको सॉरी देखिए, ये कट के नीचे में 10 हो जाएगा,
देखिए ये हो जाएगा आपको 30/360 उन्हें पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 14 × 14। ठीक है, ये कट जाएगा 12। ठीक है, फिर देखिए ये 7×14 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 7 14 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन। 34 नंबर देखिए, 34 है कि रेखा इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए y बराबर, इसको लिख सकते हैं y बराबर -√3x और +1 यानी y बराबर क्या है mx + c। तो यहाँ से स्लोप निकल गया, तो m1 बराबर कितना है -√3। ठीक है, m1 निकल गया -√3। अब देखिए स्लोप दूसरे निकालिए, m2 निकालिए। तो दूसरा का यदि देखिएगा, इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हाँ ये हो जाएगा √3y बराबर -x + 1 यानी y बराबर -1/√3x +1/√3। तो ये हो गया y बराबर mx + c। तो यहाँ पे स्लोप m2 कितना निकल गया -1/√3। तो m2 निकल गया आपको -1/√3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो m2 -1/√3 m1 -√3। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है m1 - m2/1 + m1 × m2। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है मोड ऑफ m1 - m2/1 + m1 × m2। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो कितना होगा -√3 + 1/√3 बाई 1 + -√3 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -3 + 1/√3 और नीचे में 1 + 1। ठीक है, मोड ये किसके टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल जाएगा आपको टेन थीटा का मान कितना निकल जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3। कितना 1/√3 यानी टेन 30 यानी थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान निकल गया आपको 30। ठीक है, तो हमको निकालना है थीटा का मान 30। तो कहता है कोण ज्ञात कीजिए, थीटा का मान 30। तो इतना इतना के बीच का कोण। ठीक है, इतना इतना के बीच का कोण, तो अतः दी गई रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा 30 होगा। ठीक है, या 30 होगा या नहीं तो 180 - 30 कितना होगा तो 150। तो 30 होगा और 150 दोनों होने वाला है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जो है 28 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे समय लगता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आता है तो शांत जल में बोट की चाल। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे हम मान लें कि शांत जल में बोट की चाल x और धारा की चाल y, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल यानी 30/x - y। ठीक है, तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 28 जाता है। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा और चाल, देखिए यहाँ पे नाव और धारा दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको जाने में कुल 7 घंटा लगता है। ठीक है, बराबर 7। फिर देखिए यहाँ पे है, फिर कहता है कि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और जाकर फिर वापस आता है। धारा के प्रतिकूल 21 जाकर 5 घंटे में वापस आता है, यानी 21/x - y प्लस 21 फिर वापस ही आता है तो x + y बराबर कितना 5। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ से x का मान आपको निकल जाएगा 10 किलोमीटर/h
एक्स बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में वोट की चाल, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है शांत जल में बोट यानी नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, इसका गुणनफल होगा 8, सी ऑप्शन। यदि 10a बराबर cot b तो a प्लस बी, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 10a बराबर cot b कब होगा, जब a प्लस बी बराबर कितना होगा, जब a प्लस बी बराबर होगा आपको 90, ठीक है, जब a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 होगा, ठीक है, तो cos 90 बराबर क्या होगा 0, ए ऑप्शन क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 0.3x, इतना इतना बड़ा इतना, तो x का मान, तो ये हो जाएगा आपको 0। देखिए इसको इधर लाइएगा तो -0.37 प्लस 0.3 बराबर में 0.37x माइनस 0.3x, यानी ये हो जाएगा 0.07x, ठीक है, 0.07x, तो x बराबर, और इधर हो जाएगा आपको कितना 0.30, इसमें से आपको घटाना है, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है, 0.0, ठीक है, तो माइनस 0.07, ये कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा -1, ये ऑप्शन, x का मान कितना निकल जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, 49, 40, देखिए 40 है, कहता है कि नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने योग्य जो है कॉलोनियाँ, ठीक है, कॉलोनियाँ बनाने की योजना बनाई है। तो यहाँ होगा आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 39, रुक जाइए 1 मिनट, 39 है, कहा था कि मार्च 2024 में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार को जो है मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ज्ञानेश कुमार को, ठीक है, तो मार्च 2024 में नए चुनाव, देखिए अभी जो है मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ज्ञानेश कुमार को जो है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को नया चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया था, ठीक है, और वो देखिए यहाँ पे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो है ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया फिलहाल, ठीक है, और देखिए भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। नेक्स्ट है कि नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने योग्य कॉलोनियाँ बनाने की योजना बनाई है, तो 40 का बी 2040। तो नासा ने 2040 तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने योग्य कॉलोनियों बनाने की योजना बनाई है। आर्टेमिस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लूनर होमस्टेड परियोजना जो है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति और वैज्ञानिक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए रहने योग्य जो है संरचनाओं के लिए वास्तुकला विकसित करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर लूनर नोड फर्स्ट नामक एक जो है लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए जो है प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए कहता है वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है, 41 का ई ऑप्शन। तो वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या 10 है। ब्रिक्स संगठन में सदस्य देश के रूप में क्रमशः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ब्रिक्स का तात्पर्य बी से ब्राज़ील, आर से रूस,
आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक समूह बनाया और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इनमें शामिल किया गया। और 2024 में 5 नए सदस्य देश ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया। कहता है कि किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। बी ऑप्शन राजस्थान राज्य के राजकीय जो पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है। ये बी ऑप्शन भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल बना है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर को भारत का पहला AICTE बनाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य शहर भोपाल बना है। नेक्स्ट कहता हाल ही में चर्चा में रहे जो कच्चा तीव द्वीप कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीव द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कच्छतीव द्वीप भारत के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया। ठीक है। कच्चा तीव द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच एक पाक जलडमरू मध्य में एक निर्जन जो अपतटीय द्वीप है। चेराव और दीवर जो है द्वीप गोवा में मांडोवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कहता भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ऑप्शन। तो देखिए भारत रत्न 2024 से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 5वां चौधरी सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि 2024 में कृषि अर्थशास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन भारत। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है जो कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किया गया। नेक्स्ट कहता कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। बी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान नेता थे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर कहता कि गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया। गांधी जी सर्वप्रथम उपवास अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मालिकों के विरुद्ध में जो 1918 में किए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व किया और गांधी जी से मिलने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गए। उन्होंने अंग्रेज नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, जिसके पश्चात गांधी जी अप्रैल 1917 को मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण पहुंचे। कहता कि
फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये ऑप्शन। तो देखिए, फरेजी अथवा फराइजी आंदोलन का प्रारंभ हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। इसके प्रचार प्रसार में शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मुहसिन दादू मियाँ का प्रमुख योगदान था। फरेजी आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। सन्यासी विद्रोह केना सरकार और दर्जी नारायण द्वारा जो है चलाया गया था। फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग अली था। चेरों का विद्रोह जो है भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया। भील विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में किया हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण? ए ऑप्शन, अकाल की छाया। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया था। दक्कन क्षेत्र में 1875 से 79 के बीच भारी अकाल आया। दक्कन विद्रोह का कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भूराशों की दर, अकाल आना आदि था। दक्कन दंगे का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। दक्कन उपद्रव आयोग के सिफारिश पर दक्कन कृषक जो है राहत एक्ट 1879 में पारित किया गया। दक्कन क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था में कर की दरें अधिक होने के कारण भी जो है किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था। 1860 के दौरान ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग बढ़ने पर साहूकारों ने रैयत की अधिक ऋण दिया, किंतु कुछ वर्ष के पश्चात कपास की मांग में कमी हो गई। परिणामस्वरूप किसान जो है ऋण ग्रस्तता के जाल में फंस गए। नेक्स्ट है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन के जो भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। फिर है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से MA और जो है बार एट लॉ की उपाधि मिली। 1905 में लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध इंग्लैंड में ही वर्मा ने मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला। उन्हें जेनेवा से भी जो प्रकाशित किया गया। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के सूत्रधार थे। तारकनाथ दास गद्दार पार्टी का सक्रिय सदस्य थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। नेक्स्ट है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? 51 का C यानी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने की थी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में हुई थी। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेशी कुल का सदस्य है। फिर है कि कपास की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसके बिनौले से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। कपास की संकर प्रजाति का विकास उसे वाणिज्यिक ढंग से उगाने वाला एकमात्र देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में पैदा किया जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 को हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो ए ऑप्शन, विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किया।
अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा 16 को मृत्युदंड दे दिया गया। विलियम टेलर ने 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्लाह और वाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर थे। 1857 का विद्रोह जो है एवं ब्रिटिश दमनकर्ता दिल्ली में जॉन निकोलस हडसन, कानपुर में कैंपबेल, ठीक है, और गढ़मंडला जबलपुर में कमांडर क्लार्क, झांसी ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज, ठीक है। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? सी, B.R. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, भारत का वायसराय 1926-31 तक था, के मध्य गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उस समय भारत सचिव सैमुअल होर था और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड था। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 54 का हो जाएगा ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के तेन्नई नामक गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। फिर है कि काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न को लेकर बहिष्कार के निर्णय से क्षुब्ध होकर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और लगातार 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 1945 तक। फिर है कि चित्तरंजन दास 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उस समय B.R. अम्बेडकर दास, ठीक है, उस समय B.R. दास जेल में थे। अतः सम्मेलन के प्रतिनिधि हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, कहता काली मिट्टी के लिए जो निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? 55 का डी ऑप्शन। तो देखिए, काली मिट्टी के लिए रेगूर या काली कपास वाली मिट्टी शब्दावली का प्रयोग होता है। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाला पदार्थ बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुआ है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगूर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चारनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं तथा उत्तर प्रदेश में इस मृदा को
करेल मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। काली मृदा जो है मृदमय, गहरी और अपारगम्य होने के कारण जो है गीली होने पर चिपचिपा हो जाती हैं तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, जिससे कि प्रतीत होता है कि इनकी स्वतः जुताई हो गई है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी का काला रंग ह्यूमस, एल्यूमिनियम और लोहा के जो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। कहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो निम्नलिखित मैदान में से किसमें सम्मिलित है? 56 का बी यानी मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान जो विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपजाऊ जो मैदान में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है। यह मैदान पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से प्रारंभ होती है। निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। नवीन उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी अपेक्षाकृत खादर मिट्टी से कम उपजाऊ मिट्टी है। बांगर फिर है कि उत्तर भारत के प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भावर, तराई, बांगर और खादर। नेक्स्ट कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा। फिर यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीली पहाड़ एवं लवणीय झील पाई जाती हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट है कहता है कि निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? सी ऑप्शन मृत सागर। तो देखिए सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर की लवणता 240% है। फिर है कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता वोन झील तुर्की में पाई जाती है 330%। फिर दूसरे स्थान पर मृत सागर तथा तीसरे स्थान पर ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220% है। मृत सागर जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में स्थित है। मृत सागर जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के जो पश्चिम में स्थित है। इसकी लवणता कठोर वातावरण का निर्माण करती है, जिसके कारण पौधे और जंतु यहाँ विकास नहीं हो सकते। कहा कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जो है केसर उत्पादन करने वाला देश है? 59 का बी ईरान। तो देखिए ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है। ईरान के बाद स्पेन का स्थान आता है। केसर का वानस्पतिक नाम जो क्रोकस सैटाइवस है। यह जो है इरिडेसिए कुल वनस्पति का है। इसका मूल स्थान जो है दक्षिणी यूरोप है। भारत में केसर की कृषि जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ तथा जो पंपोर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। कहता महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बी ऑप्शन ए वेगेनर। तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगेनर द्वारा विकसित किया गया था।
अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद महाद्वीप जो पेंजिया का निर्माण हुआ है। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैथलासा था। फ्रैंकीपेंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप जो पेंजिया के रूप में हुए थे। फिर कार्बोनिफेरस युग से पेंजिया का विखंडन जो अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में प्रारंभ हुआ है। नागालैंड अथवा जो लौसिया से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ है, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसके बाद है मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए शनि। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा जो है ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों पाया जाना, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों के परत से घिरा हुआ है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में, कथा कि लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए जो है लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। शनि ग्रह को सबसे पहला खोजा गया जो है उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है, ठीक है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट है सारगेसो सागर एक हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी जो विषुवतीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा जल का एक प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम का निर्माण होता है। इसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। यहाँ पर सरगेशम घास की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को सरगेसो सागर कहते हैं। फिर सरगेसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। इसका मुख्य कारण उच्च तापमान तथा अत्यधिक वाष्पीकरण है। इसे महासागरीय जो मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। पुर्तगाली भाषा में सारगेशम इस घास को कहते हैं। सारगेशम जड़ विहीन घास है। फिर किनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारकों में से एक है। कहता है कि किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता? सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रत्याशित धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। कहता है यदि विद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तो इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में कुल परिमाण, देखिए, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो है देखिए, एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए।